हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ गुनाहों का देवता। पिछले भाग में आपने सुना था कि कैलाश सुधा को लेकर चंदर के यहाँ घूमने आया था इलाहाबाद। वहाँ वो चंदर से मना करता है कि किसी को भी पता ना चले कि वह सुधा को लेकर इलाहाबाद आया है, उसकी माँ नाराज़ होंगी। उसके बाद वह उनको स्टेशन छोड़ने के लिए आता है और सुधा चंदर के पैर छूकर चली जाती है। उसके बाद चंदर ठीक रह रहा था इलाहाबाद में, फिर एकदम से डॉक्टर साहब का पत्र मिला सुधा के पिताजी का कि फ़ौरन तुम दिल्ली चले आओ। चंदर बहुत अच्छी खबर मानते हुए जब जाता है, सोचता है कि शायद मेरी सरकारी नौकरी की वजह से उन्होंने मुझे बुलाया है। जैसे ही वह पहुंचता है, विनती उसे देखकर बहुत रोती है और जैसे ही उसे ऊपर लेकर जाती है, वहाँ सुधा एक सफ़ेद चादर ओढ़े लेटी थी, जिसे देखकर चंदर का मन विचलित हो जाता है और नर्स उसे बाहर जाने का इशारा करती है और चंदर को देखकर डॉक्टर साहब उठकर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी का अंतिम भाग है और इस कहानी को मुझे सुनाते में बहुत, पता नहीं क्यों, यकीन मानिए मैंने ये कहानी आप ही लोगों के साथ पढ़ी है और सुनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कातुर सुर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चुपचाप चंदर कंधे पर हाथ रखते हुए अपने कमरे में आए और भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर, और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, अबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। अब बचेगी नहीं है। परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई है, अब नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी, बड़ी उदासी, और बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। विनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ विनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ नहीं समझ में आता। उस दिन सुबह जियाजी आ गए। दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा बेहोश पड़ी है। मैंने जल्दी से फ़ोन किया। पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। चंदर से बाहर की ओर देख रहा था खिड़की से। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे, एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विहल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। विनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर सुर में कराहना शुरू किया, उन कराहों में जैसे उसका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंदर से बोले, वीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थीं और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो तो तभी आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गईं और फिर सहसा बुरी तरह से सुधा चीखी, जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था। वह
पापा लौटकर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अब भी कपड़े बदल ले तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर बाद पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थीं और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा था और आंखें जैसे बाहर निकली पड़ती थीं। खून इतना अधिक बह गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मढ़ दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदन ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए उसने करवट बदली। फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। विनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज, नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थीं। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने लेट गया। विनती बोली, तुम थक गए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। विनती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद विनती उठी, घड़ी देखी, फिर मुंह खोलकर दबा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराते हुए से आए। क्या बात है सुधा, क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, विनती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। विनती चंदर को लेकर बाहर आ गई और बोली, देखो तुम कल जीजाजी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विशाखापट्टनम या कोलंबो में जहाज कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। हवा ठंडी चल रही थी। विनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था। रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़ के ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। ज्यों ही पापा ने माथे पर हाथ रखा, सुधा चीख उठी, पापा तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डेलीरियम, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेसु? आओ बैठो, चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास खड़ी हो गई। चंदर पहुंचकर बोली, दीदी हम आ गए, और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जा। चंदर स्टडी रूम में पढ़ा रहा है, बुला ला जा। बिनती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा। मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंदर को बुला ला। नहीं, बर्फ खुल जाएगी, शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया, रुंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए हैं सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर
पड़े सिसक रहे थे। डॉक्टर सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए झूठे? तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए, नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गीसू, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद सकता है। गीसू, बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा ना, तुम बोले ना? चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सोना था। जाओ, महाराज ने रोटी सेंक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई है। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। विनती ने चंदर को बुलाया। देखा, चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। विनती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा, सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई हैं, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखती ही बोली, चंदर आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ। अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डिलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली। बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता। क्यों बीमार पड़ी? अब तुम बताओ, मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसू। जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में भी ना निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी तो डिलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। विनती और चंदर बाहर चले आए। विनती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया। देखा कि डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फ़ोन किया। एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन ख़त्म कर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है? अब 12 घंटे तक हार्ट अटैक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिराने बैठे थे, पथरीली आंखों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे की ओर देखते हुए। विनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर विनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर विनती की सिसकियां, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ विनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने विनती को संभाल रखा था। चंदर कभी विनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए, नर्स से आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12 बजे 5 मिनट पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने विनती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। विनती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा।
सुधा ने आंख घुमाकर देखा, पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। विनती और चंदर उठकर आ गए। आहा, तुम आ गए चंदर, हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, मारे खुशी के चंदर का गला भराया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया था, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए, हम 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा सी भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। दोस्तों, ये उपन्यास मैं जब पढ़ रही हूँ तो पता नहीं क्यों मैं वैसे भी बहुत भावनात्मक हूँ और मुझसे बहुत इमोशंस आ रहे हैं मेरे अंदर इसको पढ़ते समय। इसका अगला पार्ट मैं दूसरे वाले वीडियो में बनाऊंगी। अभी मुझसे शायद बोला नहीं जा रहा। धन्यवाद।